हेयर लॉस या एलोपेशिया एक बहुत ही साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेसिंग और डिस्टर्बिंग इशू है जिससे एडल्ट्स दोनों मेन और वुमेन और बच्चे सभी सफर करते हैं। हम इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि हमारी सोसाइटी में फिजिकल अपीयरेंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, चाहे वो स्किन हो या हेयर हो। आपकी ओवरऑल अपीयरेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है और इसलिए जो लोग स्किन प्रॉब्लम या हेयर प्रॉब्लम से सफर कर रहे होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो जाता है। इसलिए अगर कोई इंडिविजुअल इन प्रॉब्लम से सफर करता है तो उससे डील करना उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। जब हम हेयर की बात करते हैं तो हेल्दी हेयर हर एक कल्चर में ब्यूटी का साइन माने जाते हैं। अगर हम हेयर की एनाटॉमी को समझें तो हेयर के दो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, एक होता है शाफ्ट और दूसरा होता है हेयर फॉलिकल। फॉलिकल जो होता है वो आपकी स्किन के नीचे होता है और उसे हम लिविंग पार्ट कहते हैं। जो हेयर आपके सर के ऊपर उगता है जिसे आप देखते हैं उसे हम हेयर शाफ्ट कहते हैं, जो एक केराटिनाइज्ड नॉन लिविंग पार्ट होता है। ऑन एन एवरेज एक ह्यूमन बीइंग अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन हेयर फॉलिकल्स पूरी बॉडी में लेके पैदा होता है, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 1 लाख हेयर फॉलिकल्स आपके स्कैल्प या सर के ऊपर पाए जाते हैं। और जब एक बार आप पैदा हो जाते हैं उसके बाद नए फॉलिकल्स आपकी बॉडी में नहीं आ सकते, तो आप पैदा ही एक एक्स अमाउंट ऑफ फॉलिकल्स को लेकर होते हैं। इसलिए हेयर के केस में जेनेटिक्स इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आपकी हेयर की जनरेशन जो है वो आपके फॉलिकल के ऊपर बहुत स्ट्रांगली डिपेंड करती है। हमारे जो हेयर होते हैं वो एक पर्टिकुलर साइकिल में ग्रो होते हैं और ये जो हेयर ग्रोथ साइकिल है इसको बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, जहां पर आपके जेनेटिक्स, हॉर्मोन्स, लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशनल हैबिट्स और इसके अलावा बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो हमारे हेयर फॉलिकल की ग्रोथ साइकिल होती है वो 3 फेजेस में डिवाइडेड होती है। जो सबसे पहला फेज होता है वो होता है एक्टिव फेज या एनाजन फेज। इस फेज में आपके हेयर ग्रो होते हैं और पुराने हेयर को रिप्लेस करते हैं और इस पर्टिकुलर फेज में आपके जो हेयर है वो काफी हफ्ते और सालों तक कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं और ये फेज जितना लंबा चलेगा उतनी ज्यादा आपके हेयर ग्रो करेंगे, उतनी लंबी उनकी लेंथ होगी। जो सेकंड फेज होता है उसे हम ट्रांजिशन फेज या कैटेजन फेज कहते हैं। इस फेज में जो हेयर होते हैं वो एक्टिव से रेस्टिंग स्टेट में चले जाते हैं और ये जो पर्टिकुलर फेज है ये अप्रोक्सीमेटली 3 हफ्ते का होता है। और जो थर्ड फेज होता है वो होता है टेलोजन फेज। इसमें आपके हेयर आपके स्कैल्प के अंदर रहते हैं लेकिन वो ग्रो नहीं करते और इस समय आपके हेयर खींचने से यानी पुलिंग से या कोम करने से, कंघी वगैरह करने से टूट सकते हैं, गिर सकते हैं, निकल सकते हैं। ये फेज अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 महीने तक चलता है और जब नए हेयर आते हैं तो ऑटोमेटिकली जो ओल्ड हेयर होते हैं उनको रिप्लेस करके वो एक्टिव फेज में चले जाते हैं। अगर हम तीनों फेजेस की बात करें तो एक समय में 87 से लेकर 95% तक जो हेयर हैं वो एनाजन फेज में होते हैं यानी एक्टिव गोइंग फेज में होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 5 to 13% हेयर टेलोजन फेज में होते हैं और 1% हेयर जो होते हैं वो कैटेजन फेज में होते हैं यानी ट्रांजिशन फेज में होते हैं। आपके लिए यह समझना जरूरी है कि दिन में 20 से लेकर 100 बाल या हेयर टूटना नॉर्मल होता है, तो अगर नॉर्मली आपके बाल थोड़े बहुत टूट भी रहे हैं वो एक नॉर्मल फिनोमेना है। ऑन एन एवरेज जो हेयर ग्रोथ रेट होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली हाफ इंच एवरी मंथ, यानी एक महीने में अप्रोक्सीमेटली आधा इंच हेयर हमारे ग्रो होते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कईयों के तेज हैं, कईयों के स्लो होते हैं और ये आपके हेयर फॉलिकल्स, आपकी एज और बाकी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे हमने देखा कि जो टेलोजन फेज है जब वो खत्म होता है तो नए हेयर ग्रो होने शुरू होते हैं, यानी हम एनाजन फेज में आ जाते हैं। हेयर लॉस तब होता है जब कम से कम हेयर जो है वो रीग्रो होना शुरू होते हैं, यानी एनाजन फेज में आते हैं और इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं एलोपेशिया। और हेयर फॉल या हेयर लॉस या एलोपेशिया एक बहुत ही डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसलिए हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को कंसाइज में डिस्कस करेंगे। एलोपेशिया बहुत तरह के होते हैं, इसलिए हमारे लिए समझना जरूरी है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं और अपने हेयर लॉस को रिवर्स कर सकते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते और हेयर लॉस उन केसेस में प्रिवेंट नहीं हो पाता। एलोपेशिया हेयर लॉस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, नॉन साइकैट्रिकल एलोपेशिया, साइकैट्रिकल एलोपेशिया और हेयर शाफ्ट एबनॉर्मैलिटीज। जो नॉन साइकैट्रिकल टाइप ऑफ एलोपेशिया होता है यहां पर आपके हेयर के रीग्रोथ के चांसेस होते हैं। जो नॉन साइकैट्रिकल एलोपेशिया होता है वो फर्दर डिफरेंट टाइप्स में डिवाइडेड होता है, जिनमें काफी सारे ऐसे टाइप्स हैं जो आपने सुने होंगे, जिनसे आप लोग सफर भी कर रहे होंगे। इसमें सबसे पहला आता है टेलोजन एफ्लूवियम। ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ हेयर लॉस या एलोपेशिया है। इसमें जो हमारे हेयर होते हैं वो प्री मेच्योरली टेलोजन फेज में चले जाते हैं। जो लोग इस पर्टिकुलर एलोपेशिया से सफर कर रहे होते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि ब्रश करते हुए या कोम करते हुए या शैम्पू करते हुए उनका बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो रहा है, बहुत बाल टूट रहे हैं।
और इस केस में ऑन एन एवरेज एक इंडिविजुअल 1000 हेयर लूज कर सकता है हर रोज। टेलोजन एफ्लूवियम एलोपेशिया में एक इंडिविजुअल कंप्लेन करता है कि जब वो उठ रहा है तो उसके पिल्लों में बहुत सारे बाल हैं, जब वो नहा रहा है तो उसकी नाली में ड्रेन में बहुत सारे बाल पाए गए हैं, और ऐसे केस में आपकी हेयर डेंसिटी 30 to 50% तक डिक्रीज हो सकती है। ये जो पर्टिकुलर एलोपेशिया है ये एक छोटे समय से लेकर 6 महीने से ज्यादा भी हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है, और इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिनमें से मैक्सिमम को आप कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन डेफिशिएंसी। तो अगर आप आयरन डेफिशिएंसी से सफर कर रहे हैं, जो आपको एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट से पता लग जाएगा, तो प्लीज एक आयरन सप्लीमेंट लीजिए ताकि आयरन डेफिशिएंसी पूरी हो। और ये फीमेल्स के केस में सबसे ज्यादा होता है। थायराइड प्रॉब्लम्स, अगर आप थायराइड इश्यू सफर कर रहे हैं तो मेडिकेशंस या कुछ सप्लीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा इमोशनल स्ट्रेस वगैरह, तो आप स्ट्रेस को मैनेज करिए। अगर आप एक्सट्रीम डाइटिंग कर रहे हैं, जो मैंने पहले भी बताया बहुत डेंजरस होती है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है हेयर फॉल की, क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत हो जाती हैं। अगर आप किसी तरह के सीरियस क्रॉनिक डिजीज जैसे कि क्रॉनिक रीनल फेलियर वगैरह से सफर कर रहे हैं, आपने कोई सर्जिकल प्रोसीजर अंडर को करा है, कोई तरह की एनेस्थीसिया वगैरह लिया है, तो भी ये पर्टिकुलर एलोपेशिया आपको शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। और इसी पर्टिकुलर एलोपेशिया में जैसे आपने देखा कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एक ऐसी चीज है जिसको आप बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल कर सकते हैं। जनरली विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन डेफिशिएंसी जो होती है उससे हेयर फॉल बहुत ज्यादा देखा जाता है। इनएडिक्वेट प्रोटीन इनटेक हेयर फॉल का या वीक हेयर का बहुत कॉमन रीजन है। तो आप अपनी डाइट में होल प्रोटीन्स अगर इंक्लूड करते हैं दैट्स वेरी गुड, लेकिन नहीं कर पाते हैं किसी रीजन से, आपके लाइफस्टाइल की वजह से, तो मैंने हर बार बताया है कि प्लीज सप्लीमेंट लेने से डरिए मत, पीछे मत हटिए, ताकि आप अपने बिजी लाइफस्टाइल के साथ भी अपनी न्यूट्रिशन को मेंटेन कर पाएं। और यही चीज आती है जब हम विटामिन और मिनरल्स की बात करते हैं। विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और ऐसे और भी विटामिन हैं जो हेयर लॉस के साथ बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड हैं। इनमें से कुछ सप्लीमेंट्स है जैसे विटामिन डी वगैरह, वो आपको सेपरेटली लेने चाहिए, बिकॉज विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन है और उसको ज़्यादा अमाउंट में आपको चाहिए होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी आप ले सकते हैं, विटामिन सी भी बहुत इजीली आप ले सकते हैं। एक जनरल अच्छा मल्टीविटामिन भी अगर आप ऑन एन एवरेज ऐड करते हैं वो भी काफ़ी हेल्प करेगा। इसके साथ साथ आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे मिनरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके हेयर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। इसके अलावा जो ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप चाहें तो आप एक हाई क्वालिटी फिश ऑयल या एल्गे ऑयल, जो वीगन ओमेगा 3 या वेजिटेरियन ओमेगा 3 का बेस्ट सोर्स माना जाता है, उसको सप्लीमेंटल फॉर्म में ले सकते हैं। मेक श्योर उसके अलावा आप अपने खाने में हाई क्वालिटी ऑयल्स यूज करें, जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स होते हैं, जो ओमेगा 3 वगैरह में बहुत रिच होते हैं। नॉन साइकेट्रिकल एलोपेशिया में जो सेकंड टाइप एलोपेशिया है वो है एनोजन एफ्लूवियम। ये पर्टिकुलर एलोपेशिया बहुत ही इंटेंस होता है और ऑलमोस्ट 85% से ऊपर हेयर लॉस इस पर्टिकुलर एलोपेशिया में हो सकता है। लेकिन ये पर्टिकुलर इशू जनरली आता है जो लोग कीमोथेरेपी ले रहे हैं या रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं, या उनकी बॉडी में आर्सेनिक वगैरह की पॉइजनिंग हुई है, उनके केसेस में ये बहुत एक्सटेंसिव होता है। आपने देखा होगा जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनको हेयर लॉस बहुत एक्सटेंसिव होता है जब वो कीमो पे होते हैं, तो यही रीजन होता है। तो ये इस टाइप का एलोपेशिया है। अब इसे आप उस समय कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे जब आप इन थेरेपी वगैरह से ऑफ आते हैं तो फिर आपका हेयर जो है वो रीग्रोथ करने लगते हैं। कीमोथेरेपी छोड़ने के अप्रॉक्सीमेटली 4 महीने के बाद आप अपने हेयर को दोबारा ग्रो होते हुए देखेंगे। जो थर्ड टाइप ऑफ एलोपेशिया आता है वो है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। अगेन बहुत ही कॉमन है। अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द मेन जो 50 साल तक की उम्र के हैं और 40% वुमेन जो 70 साल की उम्र तक पहुंचती हैं, उनको ये वाला पर्टिकुलर एलोपेशिया होता है। जो लोग एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया से सफर कर रहे हैं उनके केस में आप कुछ पर्टिकुलर एरियाज से हेयर लॉस देखेंगे सर के ऊपर, और इसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मेल एंड्रोजेंस होते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो हमारे लिवर में, ब्रेन में, गोनाड वगैरह में मेटाबोलाइज होता है, और उसे मेटाबोलाइज करने के लिए एक एंजाइम यूज होता है जिसे हम कहते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज। और जब टेस्टोस्टेरोन के ऊपर 5 अल्फा रिडक्टेज एक्ट करता है तो वो कन्वर्ट होता है डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन यानी डीएचटी में, और ये डीएचटी ही वो सेक्स स्टेरॉइड है जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। इसलिए मैक्सिमम केसेस में जो इस तरह के एलोपेशिया से सफर कर रहे होते हैं उन्हें डॉक्टर्स हमेशा एंटी डीएचटी मेडिसिन जैसे फिनेस्ट्राइड वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं। फिनेस्ट्राइड का प्रॉब्लम यह आता है कि वैसे तो ये काफी इफेक्टिव है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा हैं, स्पेसिफिकली वुमेन के केस में, और ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कभी भी नहीं ली जाती है। इसके अलावा कुछ टॉपिकल सॉल्यूशंस यानी कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं, सेरम्स वगैरह होते हैं जो डायरेक्ट सर पे लगाए जाते हैं उन पर्टिकुलर एरियाज में जहां से हेयर फॉल हो रहा है। फॉर एग्जांपल मिनॉक्सिडिल एक ऐसा एफडीए अप्रूव सॉल्यूशन है जिसको काफी लोग यूज करते हैं। हाउएवर मिनॉक्सिडिल भी अंडर प्रिस्क्रिप्शन ही मिलता है
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मिनॉक्सिडिल के साथ भी काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स लोगों को होते हैं, स्कैल्प इरिटेशन और इचिंग वगैरह होती है। इसलिए आज की डेट में बहुत अच्छी रिसर्च चल रही है, काफ़ी सारे प्लांट डेरिवेटिव्स हैं जो बहुत इफेक्टिव पाए गए हैं, उन पे स्टडीज़ भी बहुत अच्छी हो रही हैं। और वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारी फॉर्मुलेशंस जो हैं वो सप्लीमेंटल फॉर्म में इन पर्टिकुलर प्लांट डेरिवेटिव्स का यूज़ कर रही है। इसके कुछ क्लासिक एग्जांपल्स हैं रेडिनाइसिल, प्रोकैपिल, कैपिक्सिल, बाइकैपिल, एनागेन, कैपेलिया लॉन्गा और एमिनेक्सिल जैसे कंपाउंड्स। इसी तरह फिनेस्ट्राइड की जगह बहुत सारे हर्बल या प्लांट्स बेस्ड सप्लीमेंट्स हैं जो एंटी डीएचटी इफेक्ट दिखाते हैं। ऑफ कोर्स ये इफेक्ट फिनेस्ट्राइड जितने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अगर इन इंग्रेडिएंट्स को एक साथ लिया जाए तो इफेक्ट बहुत ही अच्छे हैं और बिल्कुल साइड इफेक्ट फ्री हैं। हर्बल एक्सट्रैक्ट जैसे कि सॉप एलोमेटो, पंपकिन सीड एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, रोजमेरी एक्सट्रैक्ट, फाइगियम अफ्रिकैनम, बीटा सिटोस्टेरोल, लिकोरिस, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, स्टिंगिंग नेटल, पाइन बार्क, पनाक्स जिनसिंग, रेड रेशी एक्सट्रैक्ट और ऐसे और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो बहुत इफेक्टिव पाए गए हैं आपके डीएचटी को कंट्रोल करने के लिए नेचुरली। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में जेनेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और 10 to 40% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जेनेटिकली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है। इसके अलावा कई लोगों को जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जैसे कि ल्यूपस, विटेलिगो, कुछ थायराइड डिजीज वगैरह से सफर कर रहे होते हैं, उनमें भी एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया डेवलप होता है। नॉन साइकेट्रिकल एलोपेशिया में और भी टाइप ऑफ एलोपेशिया हैं जो कुछ साइकोलॉजिकल इलनेस की वजह से होते हैं, लेकिन उनको हम फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे। जो सेकंड टाइप ऑफ एलोपेशिया है वो है साइकेट्रिकल एलोपेशिया और ये जनरली इरिवर्सिबल होता है। तो यहां पर आप उसको मैक्सिमम केसेस खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसा माना जाता है कि हमारे फॉलिकल्स के अंदर जो स्टेम सेल्स होते हैं उनकी अगर डिस्ट्रक्शन होती है किसी रीजन से तो वो इस तरह के एलोपेशिया के अंडर आता है। और बहुत सारे इश्यूज हैं जिनकी वजह से साइकेट्रिकल एलोपेशिया हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन, किसी तरह के एक्सट्रीम स्किन डिजीजेस, ट्रॉमा या डेवलपमेंट ऑफ सम काइंड ऑफ अ ट्यूमर। जो लोग इस तरह के एलोपेशिया से सफर करते हैं उनको और भी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और ऐसे केस में एक डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी प्रॉपर हेल्प करेगा जहां पे वो चेक करेगा कि किस तरह का एलोपेशिया है और उसके बाद किस तरह की ट्रीटमेंट से उसको स्टार्ट करना है और कहां पर बाकी डॉक्टर्स का रोल वहां पर आएगा। जो लास्ट होता है वो होता है हेयर शाफ्ट एबनॉर्मैलिटीज। इसमें भी बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन इसमें एक तरह का एलोपेशिया बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज की डेट में बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर एलोपेशिया से सफर कर रहे हैं और उसे हम कहते हैं डिफ्यूज एलोपेशिया। जनरली जो गलत तरह के ब्यूटी ट्रीटमेंट्स या एक्सट्रीम प्रोडक्ट्स या एक्सट्रीम केमिकल्स हम अपने बालों में यूज कर रहे हैं उनकी वजह से इस तरह का एलोपेशिया होता है और आज तो ये बहुत कॉमन हो चुका है। एक्सट्रीम टाइप ऑफ हेयर कलर्स, डाइज, हेयर स्ट्रेटनिंग, सॉफ्टनिंग, रीबाउंडिंग और पर्मिंग जैसी ट्रीटमेंट्स जो लोग लेते हैं, स्पेशली फीमेल्स लेती हैं, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट मैंने हेयर कलर्स के ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कि आज की डेट में ये कंडीशन इतनी एक्सट्रीम हो चुकी है कि मैक्सिमम फीमेल्स जो एक्सट्रीम ट्रीटमेंट्स, केमिकल ट्रीटमेंट्स हर दूसरे दिन पार्लर्स में ले रही हैं वो लिटरली बॉल्ड होती जा रही हैं और एक टाइम के बाद उनको एक्सटेंशन और फिर विग्स लगानी पड़ती हैं क्योंकि वो एक्सट्रीम टाइप ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट्स ले लेकर एक्सट्रीम टाइप ऑफ हार्मफुल केमिकल बेस्ड कंपाउंड्स अपने सर पे यूज कर करके अपने स्कैल्प को पूरी तरह से डैमेज कर चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि उनके हेयर रीग्रो नहीं होते, लेकिन करंट ट्रेंड्स की वजह से, एक्सट्रीम रॉन्ग फैशन ट्रेंड्स की वजह से और एक्सट्रीम दिखावे की वजह से सोसाइटी में वो इस तरह की प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाती है, एक विशियस साइकिल में फंस जाती है। तो अभी तक हमने जो एलोपेशिया डिस्कस करे हैं उनमें हमने जो ट्रीटमेंट डिस्कस करी जो आपके हाथ में है उसमें सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन, उसके बाद आती हैं कुछ एंटी डीएचटी मेडिसिन या सप्लीमेंट्स, कुछ टॉपिकल एप्लीकेशन वाले कंपाउंड्स जैसे कि मिनॉक्सिडिल या फिर रेडिनाइसिल, प्रोकैपिल वगैरह। और अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी थेरेपीज जो काफी इफेक्टिव पाई गई हैं या तो अपने में ही या फिर कंबाइन करके, लेकिन ये जो पर्टिकुलर थेरेपीज हैं ये कुछ पर्टिकुलर क्लिनिकल सेटिंग्स के अंडर ही ली जाती हैं। इसमें सबसे पहले आती है ट्रिपल एलटी या लो लेवल लेजर थेरेपी। ये जो पर्टिकुलर थेरेपी है ये क्लिनिकल सेटिंग्स में भी और घर पे भी ली जाती है। कुछ पर्टिकुलर कॉम्स, हेलमेट्स या कैप्स वगैरह आती हैं जो एक तरह की लो लेवल या लो इंटेंसिटी लेजर को सिक्रीट करती हैं, रेड लाइट होती है। इसका रीजन अभी तक क्लियर नहीं है कि ये किस तरह हेल्प करती है, लेकिन स्टडीज में ये कुछ केसेस में इफेक्टिव देखी गई है। ये माना जाता है कि जो रेड लेजर होती है ये आपकी स्कैल्प के अंदर एटीपी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, जो फ्री रेडिकल्स हैं उनसे फाइट करता है और भी रीजंस देखे गए हैं। ओवरऑल ये बहुत ही सेफ, इफेक्टिव और एक नॉन इन्वेसिव मेथड है बोथ मेन और वुमेन के लिए जिसको वो यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट थेरेपी आती है वो है पीआरपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। जनरली जो लोग अर्ली स्टेजेस ऑफ एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया से सफर कर रहे होते हैं पीआरपी उनके लिए बहुत ज्यादा रिकमेंडेड और इफेक्टिव है।
इस प्रोसीजर के टाइम जो पेशेंट होता है उसकी वेन से 10 से लेकर 30 ml जो ब्लड होता है वो निकाला जाता है और 10 मिनट तक उसे सेंट्रीफ्यूज करा जाता है, जिसमें उसके जो प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ये चीज आपने नॉर्मली भी देखी होगी, जब आप ब्लड देने जाते हैं तो वो सेंट्रीफ्यूज में उस ब्लड को जब घुमाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो प्लाज्मा और आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स है वो अलग अलग हो जाते हैं और फिर ये जो प्लाज्मा होते हैं इनको आपके स्कैल्प में री इंजेक्ट करा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो आपके बालों को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो माइनर होते हैं। इनिशियली कुछ पेन या बर्निंग हो सकती है 10 से 15 मिनट, लेकिन उसके बाद ये ठीक हो जाते हैं। बट ऑफ कोर्स ये एक ट्रेन्ड मेडिकल एक्सपर्ट के अंडर ही परफॉर्म करा जाता है और इसमें कुछ प्रिकॉशंस भी लेनी पड़ती हैं जब आप ये ट्रीटमेंट अंडरगो कर रहे हैं। तो थर्ड मेथड है वो है माइक्रो नीडलिंग, जिसका एक फॉर्म डर्मा रोलर वगैरह भी होता है, जिसमें कुछ माइक्रो नीडल्स आपके स्कैल्प के ऊपर या स्किन के ऊपर रोल करी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि जब आप ये माइक्रो नीडलिंग करते हैं तो ये छोटी छोटी नीडल्स एक माइक्रो ट्रॉमा क्रिएट करती हैं आपकी स्किन की टॉप लेयर यानी एपिडर्मस के ऊपर, जिसकी वजह से कोलेजन प्रोडक्शन हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली इंक्रीज करती है और इसके साथ साथ कुछ ग्रोथ फैक्टर्स भी रिलीज होते हैं। जनरली ये पर्टिकुलर थेरेपी आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर हम बाकी टॉपिकल सॉल्यूशंस वगैरह के साथ लें तो ये और भी इफेक्टिव होती है। यानी कोई इंडिविजुअल अगर अपनी न्यूट्रिशन की थेरेपी प्रॉपर ले रहा है, डीएचटी बेस्ड सप्लीमेंट्स वगैरह ले रहा है, कुछ टॉपिकल एप्लीकेशन कर रहा है सर के ऊपर और साथ साथ ये डर्मा रोलर या माइक्रो नीडलिंग कर रहा है, तो ओवरऑल इफेक्ट उसको काफी अच्छा आएगा। और जो लास्ट मेथड आता है वो आता है सर्जरी। काफी सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको सारी की सारी थेरेपीज लेने के बाद भी कोई इफेक्ट नहीं आता, तो उनके केस में हेयर ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन बचता है। ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है आज की डेट में बहुत कॉमन हो चुका है, लेकिन ये काफी पेनफुल प्रोसीजर है और काफी कॉस्टली प्रोसीजर है और ये पर्टिकुलर प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया के अंडर करा जाता है, दो ये बहुत ही इफेक्टिव भी है। इसके अलावा एक और मेथड है जो सेंचुरी से हम लोग यूज कर रहे हैं, वो है हेयर ऑयलिंग या बालों पे तेल लगाना, मेडिकेटेड या हर्बल ऑयल्स लगाना। इस टॉपिक के बारे में हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जहां हम हेयर ऑयलिंग के बारे में बहुत सारी मिथ्स और फैक्ट्स को क्लियर करेंगे। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।